नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आज हम क्षितिज कक्षा 9वीं के एक पाठ को लेकर उपस्थित हैं। इस पाठ का नाम है लहासा की ओर। इस पाठ के लेखक हैं राहुल संकृत्यान। यह एक यात्रा वृत्तांत है बच्चों, जिसे राहुल संकृत्यान जी ने लिखा है। यात्रा वृत्तांत का अर्थ होता है ऐसे जगह के बारे में लिखना जहाँ पे लेखक कभी जा चुके हैं। उस जगह की धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में एक जगह पर लिखना जिसे पाठक पढ़कर मनोरंजन कर सके, और यदि कभी कोई उस स्थान में जाना चाहे तब भी जानकारी एकत्र कर सके। चलिए लेखक के विषय में कुछ बातें जान लेते हैं। महापंडित राहुल संकृत्यान जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 में हुआ। ये हिंदी यात्रा साहित्य के जनक माने जाते हैं। वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषित थे और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा वृत्तांत तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान किए। बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतकारी माना जाता है, जिसके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक का भ्रमण किया था। युगांतकारी का अर्थ होता है बच्चों युगों तक चला आने वाला, जो कभी समाप्त नहीं होता। इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था और ये अपने घर में सबसे ज्येष्ठ थे, मतलब जितने भी भाई थे सबसे बड़े थे। राहुल संकृत्यान के पिता का नाम गोवर्धन पांडे और माता का नाम कुलवंती था। चलिए अब हम अपने पाठ लहासा की ओर का अध्ययन करते हैं। लहासा की ओर पाठ या यात्रा वृत्तांत लेखक राहुल संकृत्यान जी के द्वारा लिखित है। लेखक सन 1929 से 30 ईस्वी में नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा पर गए थे। उस समय भारत के लोगों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए लेखक को यह यात्रा एक भिखमंगे के वेश में करनी पड़ी। इस यात्रा वृत्तांत में तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन किया गया है। बच्चों, आप यहाँ से नेपाल से लहासा की ओर जाने वाले मार्ग का चित्र इस मानचित्र में देख सकते हैं। बच्चों, इस पाठ में राहुल जी ने तिब्बत की यात्रा 2 बार की है। दोनों ही यात्रा के बारे में और उनके अनुभव उन्होंने यात्रा वृत्तांत में लिखे हैं। राहुल संकृत्यान जी के इस यात्रा वृत्तांत के द्वारा हमें तत्कालीन तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के अनुसार लेखक जिस रास्ते की बात कर रहे हैं वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिडपोंग का रास्ता जब अस्तित्व में नहीं आया था, तब सिर्फ नेपाल की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक रास्ता होने के साथ साथ सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह पर फौजी चौकियां बनी हुई थी। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ कष्ट भी है और कुछ आराम भी। वहाँ न जाति पाति पाई जाती है, न छुआछूत की कोई भावना है, और न ही वहाँ की महिलाएं पर्दा करती हैं। चोरी के डर से एकदम निम्न श्रेणी के भिखमंगों को कोई अपने घर में घुसने नहीं देता, वरना आप अपरिचित होने पर भी किसी के भी घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपनी झोली से चाय निकाल कर दे सकते हैं। घर की बहू या सास उसे आपके लिए पका देंगी। आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, तिब्बती चाय हमारी साधारण चाय से पूर्णतः अलग है। उसमें नमक डलता है और उसमें बटर भी डलता है। इस यात्रा वृत्तांत में आगे लेखक के अनुसार परित्यक्त चीनी किले से जब वे आगे बढ़े तो एक आदमी राहदारी मांगने के उद्देश्य से आया। लेखक ने दोनों चीटें उसे दे दी। तत्पश्चात वे थोडला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। थोडला बच्चों वो स्थान है जहां पे लेखक जाना चाह रहे थे।
यह यात्रा थोडला के लिए ही शुरू हुआ था। थोडला ही लेखक को पहुंचना था। उस गांव में सुमति, जो लेखक का दोस्त था, के परिचित लोग रहते थे, जिस वजह से उन्हें ठहरने की अच्छी जगह मिल गई थी। 5 वर्ष पश्चात जब वे लोग पुनः इसी रास्ते से लौटे थे, तब वे भिखमंगों के वेश में नहीं थे, बल्कि एक भद्र यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर लौटे थे। बच्चों, एक बात को ध्यान में रखिएगा, इस यात्रा वृत्तांत में वर्तमान और भूतकाल को लेकर के लिखा गया है। अभी तक आप पढ़ रहे थे 5 वर्ष पूर्व, जब सुमति के साथ लेखक तिब्बत गए थे। अब आप पढ़ रहे हैं 5 वर्ष बाद, जब उनके साथ सुमति नहीं है और वह यात्रा कर रहे हैं। सुमति वहाँ के ही रहने वाले एक व्यक्ति हैं जो बौद्ध भिक्षु हैं और लेखक के मित्र भी थे। यहाँ पर यह हुआ बच्चों, क्योंकि सुमति वहाँ के लोगों को सब कुछ जानते थे, उनके परिचित बहुत थे, इसीलिए लेखक भिखमंगों के भेष में गए थे, तब भी उनको स्थान मिल गया था, रुकने के लिए जगह मिल गई थी। परंतु दूसरी बार सुमति उनके साथ नहीं थे, वे अकेले यात्रा करने गए थे और उनको कोई पहचानता नहीं था, जिस वजह से उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किंतु गांव में किसी ने उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं दी थी। उन्हें गांव के किसी गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा था। दूसरे दिन लेखक और उनके दोस्त सुमति को डाड़ा थोडला पार करना था। लेखक के अनुसार तिब्बत में डाड़े खतरनाक जगहें होती है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ गांवों का अस्तित्व ही नहीं दिखाई देता। यहाँ पर डाकुओं के लिए छिपने का सबसे अच्छा स्थान है। वहाँ डाकुओं को कोई पकड़ भी नहीं पाता। डकैत सबसे पहले हाथ लगे लोग को मार डालते हैं, तत्पश्चात यह देखते हैं कि संबंधित व्यक्ति के पास कुछ पैसे आदि हैं या नहीं। वहाँ हथियार का कोई कानून ही नहीं था, जिसके स्थान पर लोग लाठियों के स्थान पर पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते थे। जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा बच्चों, वहाँ पे हथियार का कोई कानून नहीं था। जैसे अभी लाइसेंस होना चाहिए हथियार रखने के लिए, बंदूक वगैरह होने के लिए, उस समय वहाँ पे कुछ भी कानून नहीं था। सब खुलेआम बंदूक और पिस्तौल लेके घूमते थे। आप सामने चित्र में देख सकते हैं, डाड़ा थोडला कुछ इस प्रकार का स्थान है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और निर्जन स्थान है। ऐसे स्थानों से जब यात्री तिब्बत की यात्रा के लिए जाते थे, तब उनमें भय बना हुआ रहता था, क्योंकि इन स्थानों में डकैत छुपे हुए रहते थे। आप दूसरे चित्र में सुमति को देख सकते हैं। सुमति एक बौद्ध भिक्षु है, जो कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। लेखक को डाकुओं का भय नहीं था, क्योंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे। जहाँ कहीं उन्हें डाकू या वैसी सूरत होने का आभास होता था, वे लोग तुरंत भीख मांगना आरंभ कर देते थे। लेखक और उनके साथी सुमति का अगला लक्ष्य लड़कोड़ था, जो लगभग 16-17 मील का था। लेखक ने अपने मित्र सुमति से कहा कि लड़कोड़ के लिए 2 घोड़े कर लेते हैं, सामान भी रख लेंगे और चढ़े भी चलेंगे। बच्चों, आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। लेखक कुछ इस प्रकार के वेश में गए थे 5 वर्ष पहले। दूसरे दिन दोनों घोड़े पर सवारी करके डाड़े की ओर चले गए और वहाँ दोपहर तक पहुँच गए। वे जब डाड़े पर पहुँचे तो समुद्र तल से लगभग 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर थे। वहाँ उन्हें बिना किसी बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे। डाड़े के सबसे ऊंचे स्थान पर वहाँ के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों के झंडियों से उसे सजाया गया था। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से रंग बिरंगी झंडियों से उनके देवता को सजाया जाता था। वापस उतरते समय लेखक का घोड़ा सुस्त होकर धीमा चलने लगा, जिसके कारण लेखक अपने दोस्त सुमति से थोड़ा पीछे हो गया। आगे आने पर लेखक को 2 रास्ते दिखाई दिए। वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में किसी घर में पूछने पर पता चला कि लड़कोड़ का रास्ता दाएं वाला था। वे फिर 1.5 मील वापस लौटकर सही रास्ता पकड़े, जिससे लेखक को देर हो गई। लेखक को सुमति गुस्से में मिले तथा उसने लेखक को संबोधित करते हुए कहा,
मैंने 2 टोकरी कांडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया, परंतु लेखक के द्वारा कारण बताए जाने पर सुमति का गुस्सा ठंडा हो गया और वे लड़कोड़ में एक अच्छी जगह पर ठहर गए। यहाँ भी उनके अच्छे शुभचिंतक मिले थे। दोनों ने पहले चाय सत्तू खाया, फिर उन्हें रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। यहाँ पर बच्चों थुक्पा जो है तिब्बतियन डिश है। आप चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार का यह दिखता है। लेखक के अनुसार दूसरे दिन वे तिड़रे के विशाल मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरे टापू सा दिखाई देता था। इस टापू में दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम तिहड़ी समाधि गिरी था। वहाँ भी आसपास के गांवों में सुमति के बहुत पहचान वाले थे। सुमति अपने परिचितों से जाकर मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं, तो लेखक उसे मना कर देते हैं और लहसा पहुंचकर पैसे देने का वादा करते हैं, जिसे सुमति ने भी स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात दोनों ने आगे बढ़ना आरंभ किया। वे सुबह जल्दी चलना शुरू नहीं किए थे, इसीलिए उन्हें कड़ी धूप में चलना पड़ रहा था। वे अपने अपने सामान पीठ पर लाद कर हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, जिसके लिए वे बहाना करके लेखक को शेखर विहार की ओर चलने को कहा। लेखक के अनुसार तिब्बत की भूमि छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथों में था। अपना अपना जागीर में प्रत्येक जागीरदार कुछ खेती स्वयं भी करता था, जिस काम के लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाया करते थे। खेत का प्रबंध देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं था। बच्चों, यहाँ पर तिब्बत के भौगोलिक परिस्थिति के बारे में बताया गया है कि वहाँ की जो ज़मीन है छोटे छोटे भाग में बटी हुई है और बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन का मठों के हाथों में था। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे एक भद्र व्यक्ति थे। वे लेखक से बड़े प्रेम से मिले। वहाँ पर एक अच्छा और नामी मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी। लेखक का आसन भी वही था। लेखक उसे पढ़ने में मग्न हो गए। तभी सुमति ने आसपास अपने परिचितों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने स्वीकार कर लिया। लेखक अपने मन में सोच रहे थे कि सुमति को लौटने में 2-3 दिन का समय लग जाएगा, परंतु वे दोपहर तक वापस आ गए थे। तिडरी गांव वहां से दूर नहीं था। तत्पश्चात दोनों ने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर चल पड़े। यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है बच्चों। मैं आशा करती हूँ आपको लहसा की और पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।